हाय, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम लोग सीए फाउंडेशन के जो आप लोगों के आरटीपी आ चुके हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें लॉ का आरटीपी आ चुका है और हम लोग आज की क्लास में लॉ का आरटीपी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मई 2023 या जून 2023 स्टूडेंट्स के लिए ये आरटीपी होएगा। ओके, तो ये वाले वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी क्वेश्चंस आपके आरटीपी में दिए हुए हैं, हम उनको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलो फटाफट आ जाते हैं। ओके, देखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका कौन सा आरटीपी है? फाउंडेशन एग्जामिनेशन जून 2023 के लिए ये आरटीपी है। इसमें हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं, ऑफकोर्स आपका जब पेपर भी जो भी क्वेश्चन पेपर होता है तो उसमें पहला क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का होता है, और जो आपके आरटीपी भी आते हैं पहला क्वेश्चन उसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट आपके आरटीपी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, तो हम लोग वही देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पे इन्होंने 5 केसेस बना रखे हैं और आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन 5 में से कौन सा एग्रीमेंट है जो कि वैलिड होएगा। चलो बात करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहला केस हमारे पास बनता है, ए who owns 2 cars is selling red car to B and B thinks he is purchasing the black car। यानी एक मिस्टर ए है, ये तो मेरा क्लास का एग्जाम्पल है। एक मिस्टर ए है जिनके पास ना 2 कार है, एक रेड कलर की कार है और एक ब्लैक कलर की कार है। तो मिस्टर ए अपनी रेड कलर की कार मिस्टर बी को ऑफर कर रहे हैं कि क्या तुम मेरी रेड कलर की कार परचेज करोगे, है ना। उन्होंने रेड कलर नहीं कहा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सिर्फ कहा कि विल यू परचेज माई कार, क्या तुम मेरी कार परचेज करोगे। और मिस्टर ए ने अपने दिमाग में सोच रखा है कि मैं रेड कलर की कार का ऑफर दे रहा हूँ, और मिस्टर बी सोच रहे हैं कि अरे मिस्टर ए के पास तो एक ब्लैक कलर की कार है। तो मिस्टर बी ने कहा कि यस मैं आपकी कार परचेज करूंगा, लेकिन मिस्टर बी अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मैं ब्लैक कलर की कार परचेज करने के लिए एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ। ए कुछ और सोच रहा है, बी कुछ और सोच रहा है। क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? कॉन्सर्स एंड आइटम मिसिंग है, मीटिंग्स ऑफ माइंड मिसिंग है ना। अगर कभी भी हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो मैंने आपको सेक्शन 10 में बताया है कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए मीटिंग्स ऑफ माइंड होना जरूरी है, और अगर मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं होएगा तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म नहीं करेगा। तो ये वाले क्वेश्चन में दोनों के बीच में मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं है। ए कुछ और सोच के एग्रीमेंट कर रहा है और बी कुछ और सोच के एग्रीमेंट कर रहा है, तो फाइनली यहाँ पे एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनने वाला, ठीक है। तो फिर ये वाला एग्रीमेंट वैलिड नहीं होएगा। A threatened to shoot B if he does not lend him 2 lakh and B agree to it। A थ्रेटनिंग कर रहा है B के साथ, धमकी दे रहा है। याद करो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था तमंचे पे डिस्को। मैंने आप लोगों को जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था फ्री कंसेंट का, तो फ्री कंसेंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी कंसेंट फ्री कब नहीं होगी, इफ कंसेंट कॉज्ड बाई, अपने आंख बंद करके रिवाइज करो, इफ कंसेंट कॉज्ड बाई कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, तो ये केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइडेबल, है ना। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए थ्रेटन कर रहा है बी को कि तुम मुझे ना अपनी 2 लाख रुपीज, तुम ना 2 लाख में अपनी कार दे दो मुझे। ये तो गलत बात है ना। 2 लाख दे दो, सॉरी कार नहीं, कार वाला एग्जाम्पल तो पहले था। 2 लाख रुपए देने का बात कर रहा है। ए धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, जान से मार दूंगा अगर तुमने 2 लाख रुपए मुझे नहीं लेंड किए तो। वैसे तो उत्तर प्रदेश में तो योगी बाबा का राज है, खैर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बट एग्जाम्पल की बात करते हैं ना। ए बी को धमकी दे रहा है कि तुम मुझे 2 लाख रुपए दो वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। ये तो कोर्जन है ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, वॉइडेबल बनेगा, है ना। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kg ऑफ कोकीन ड्रग। यार याद करो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट एंड उस कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दोनों क्या होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होने चाहिए, अनलॉफुल नहीं होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए। और एक पर्सन कह रहा है कि तुम अपना घर बेच दो उसके बदले मैं तुम्हें 100 kg कोकीन दूंगा, ये तो सरासर गलत बात है, बिल्कुल गलत बात, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा।
A asks B if he wants to buy his bike for ₹50,000. B agree to buy bike. अब A ने ऑफर दिया B को कि क्या तुम 50,000 में मेरी बाइक परचेज करोगे? B said yes. तो फिर yes of course ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है. Mr. X agreed to write a book with the publisher, but after a few days X died an accident. X मर गया. Mr. X agreed to write a book with the publisher, लेकिन थोड़े दिन के बाद X मर गया. तो ये केस में, अभी ये केस में ना इम्पॉसिबिलिटी आ गई है ना, और मैंने आप लोगों को बताया था, और इस पे तो इम्पॉसिबिलिटी पे आपको क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है पास्ट एग्जाम्स में, कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया और फॉर्म करने के बाद उसमें इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड. तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड. अगर हमारे पास बिफोर फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही इम्पॉसिबिलिटी है तो वॉइड अब इनिशियो होएगा, और आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट अगर ये इम्पॉसिबल हो गया तो ये वॉइड हो जाएगा, है ना. तो फिर ये भी आर्गुमेंट, यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये वाला डी वाला सही है ना. चलो फटाफट आंसर मैं रीड करवा दूँ आप लोगों को, फटाफट मैं आंसर रीड करवा दूँ आप लोगों को. यहाँ पे देखो आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर. A who owns 2 cars is selling red car to B. B thinks he is purchasing the black car. There is no considered item and hence contract क्या है? void है ना, valid नहीं है, valid नहीं है. A threatened to shoot B and does not lend him 2 lakh and B agree to it. Here the agreement is entered into under coercion and hence not valid क्योंकि ये बनेगा voidable. A agreed to sell his house to B against 100 kg of cocaine. Such agreements is illegal as the consideration is unlawful, है ना. And A asked B if he want to buy his bike for ₹50,000, B agreed to buy bike. तो ये क्या है? ये एक valid contract form करता है. And lastly, Mr. X agreed to write a book with a publisher, but after few days X died in an accident. Here the contract becomes void due to impossibility of the performance of the contract. आई कहानी समझ में? तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया. आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये जितने भी पॉइंट आपको पूछे गए हैं ये सारे मैंने आपको एग्जाम में आपके क्लासरूम में करवाए हैं. ये सारे एग्जाम्पल जो आपके इंस्टीट्यूट ने इस बार क्वेश्चन में डाले हुए हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से क्लास पढ़ी हो तो ये सारे एग्जाम्पल ना मेरे क्लास के दिए हुए एग्जाम्पल है. चलो आ जाओ. मैंने इस बार भी आपके बुक में ना एक टॉपिक को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखवाया था. आप अगर आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक में जाएंगे, आप अपनी बुक खोलें और उसमें देखें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पढ़ाया है मैंने आप लोगों को. बुक में जाओ, परफॉर्मेंस टॉपिक खोलो और परफॉर्मेंस टॉपिक में आगे जाके देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है. देखो मैंने उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवा रखा है. और यहाँ पे ना आपके आरटीपी एक बार एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन केस स्टडी पूछा जा चुका है 6 मार्क्स में, और अगेन फिर से आपके इंस्टीट्यूट ने एक और केस स्टडी डाल रखा है आपके आरटीपी में. एक बार एग्जाम में वो टॉपिक पूछा जा चुका है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में करवाया है आप लोगों को, और इंस्टीट्यूट ने फिर से ये वाला टॉपिक आपके आरटीपी में डाल रखा है ना. मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लिखवा रखा था जब मैंने आपको क्लास में ये टॉपिक डिस्कस किया था. ठीक है, चलो आज तो देखते हैं क्या है. ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है. नाम कौन सा टॉपिक है बेटा? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है. एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट. देखते हैं. मिस्टर हरीश और पेमेंट ऑफ 3 बिल्स टू मिस्टर आशीष एज ऑन 31 March 2022. ए के 12,120 रुपये विच वॉज ड्यू ऑन May 1, 2018, 5650 which was due in August 2020 and 9680 which was due in May 2021. Mr. Harish made payment on 1st April 2022 as below without any notice of how to appropriate them. A check of 9680 and a check of 15,000. Advise the in provision of the Indian Contract Act. यार मैंने आप लोगों को एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के टॉपिक पे आप आ गए. अब उसमें देखो मैंने आप लोगों को करवाया था. देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कैसे हम करेंगे. देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि मान लो फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से बहुत सारे सेवरल डिस्टिंक्ट डेट लिए हुए हैं, यानी ए ने बी से कई सारे डेट लिए हुए हैं, है ना. एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है. मिस्टर बी ने ए को बहुत सारे लोन दिए हुए. मैं यहाँ पे करती हूँ ना, थोड़ा सुंदर सुंदर करूँगी. यहाँ पे देखो एक मिस्टर ए है एक मिस्टर बी है. मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ना बहुत सारे लोन दिए रखे हैं ना. मान लो ये क्वेश्चन 3 है तो मैं 3 बता देती हूँ. ठीक है, अब इन्होंने कोई XYZ अमाउंट के लोन दे रखे हैं मिस्टर बी ने. मिस्टर बी है लेंडर, है ना, और मिस्टर ए है बोरोवर. अब मिस्टर बोरोवर ने एक सर्टेन सम ऑफ मनी की पेमेंट करी. तो फिर ये केस में अब मान लो फॉर एग्जांपल ये डेट जिस अमाउंट के हैं, ये जो पेमेंट है वो उस अमाउंट की नहीं है.
तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में अब इस पेमेंट को किसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जाए, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, फिर मैं आपकी बुक पे भी आऊँगी। आपकी बुक में एक और कॉन्सेप्ट है, उसमें बताना है मुझे आप लोगों को। एक मिस्टर बी है, उन्होंने मिस्टर ए को एक तो 50,000 रुपीज़ का लोन दे रखा है, ये 2020 में दे रखा है। एक मान लो 70,000 का लोन है, ये दे रखा है इन्होंने 2021 में। और एक 80,000 का लोन है, वो इन्होंने दे रखा है 2022 में। ठीक है। अब मिस्टर ए जो है वो पेमेंट कर रहे हैं, मिस्टर बी जो है वो लेंडर है ना, लेंडर। और ये कौन है, बोरोवर है। और मिस्टर बोरोवर ने ना 50,000, मिस्टर बोरोवर ने ना मान लो फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपीज़ की पेमेंट करी। अब मिस्टर बी सोच रहे हैं मैं कौन से डेट के अगेंस्ट इस पेमेंट को एडजस्ट करूं। तो अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई है तो 40,000 रुपीज़, और कोई कॉन्ट्रैक्ट में जब लोन दिया था तो ये बात मेंशन नहीं करी थी कि कौन से लोन के अगेंस्ट में कौन सा पेमेंट हम लोग एडजस्ट करेंगे। और मिस्टर ए ने 40,000 रुपीज़ का अमाउंट दिया है ना। अब एक प्रॉब्लम आ गई कि हम क्या करें, ये 40,000 को किसके अगेंस्ट में एडजस्ट करवाएं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट और कंट्री कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी बात मेंशन नहीं है, तो ये सिचुएशन में सबसे लॉ कहता है सबसे पहले लगाओ एप्रोप्रिएशन बाय डेटर। देखो डेटर की चॉइस, देखो डेटर कौन से लोन के अगेंस्ट में ये 40,000 रुपीज़ को एडजस्ट करना चाहता है। डेटर सबसे पहले ना आप डेटर की बात करोगे। डेटर कौन इस 40,000 को कौन से लोन के अगेंस्ट में एडजस्ट करवाना चाहता है। जिस लोन के अगेंस्ट में डेटर इस पेमेंट को एडजस्ट करवाना चाहता है वो पेमेंट के अगेंस्ट में करवा दो। अगर डेटर चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, डेटर कह रहा है नहीं नहीं क्रेडिटर जी जो आपकी मर्जी करे आप उस लोन के अगेंस्ट करवा लो, तो अब क्रेडिटर क्या कह रहा है। तो अब पहले अगर डेटर ने कुछ नहीं कहा तो क्रेडिटर तो एप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर करवा देंगे, ठीक है ना यार। और अगर क्रेडिटर भी कुछ नहीं कह रहा है तो फिर एप्रोप्रिएशन बाय लॉ होगी, है ना, आई बात समझ में। और लॉ कहता है कि कोई भी लॉन्गेस्ट डेट जो भी आपके टाइम के हिसाब से पुराना हो वो हम एडजस्ट करवा देंगे। सबसे पहले आप जो सबसे पुराना डेट है आप उसे कराओ। मैम अगर टाइम बाद डेट हुआ तो क्या तब भी उसको सेट ऑफ करवा सकते हैं, यानी ये 40,000 का पेमेंट किया और मान लो आज हम 2023 में और ये पेमेंट जनवरी में की थी। बी ने मिस्टर ए को लेंड किया था 2020 में, जनवरी 2020 में 50,000 की पेमेंट, और मैम आज हम लोग मई 2023 में। तो मैम ये वाला जो पेमेंट हुआ ये तो टाइम बार्ड हो गया क्योंकि इसको 3 साल पूरे हो गए, तो ये तो मैम टाइम बार्ड हो गया। तो लॉ कहता है देखो कोई भी लॉन्गेस्ट डेट जो पुराना डेट है आप उसको सेट ऑफ करवा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो टाइम बार्ड है या नहीं है। आई बात समझ में, टाइम बार्ड हो या टाइम बार्ड ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉ कहता है जो पुराना डेट है आप उसको एडजस्ट करो, ठीक है ना यार। ओके, तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन बाय डेटर देखते हैं, फिर अगर डेटर चुप है तो एप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर देखते हैं, और अगर क्रेडिटर भी चुप है वो भी कुछ नहीं करा है तो लॉ की एप्रोप्रिएशन देखते हैं। और लॉ कहता है जो सबसे पुराना डेट है हम सबसे पहले करेंगे। टाइम बार्ड है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, टाइम बार्ड डेट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो डेट है वो डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। लॉफुल कोई भी लॉफुल डेट भले ही वो टाइम बार्ड क्यों ना हो हम उसको सेट ऑफ करवा सकते हैं, लेकिन वो जो डेट है वो बेटा हमारा डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। और पहले इस 40,000 को इंटरेस्ट के अगेंस्ट में सेट ऑफ करेंगे फिर प्रिंसिपल के अगेंस्ट में करेंगे। आई कहानी समझ में, तो आ जाओ आप देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर हरीश ना पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर आशीष को। मिस्टर आशीष को पेमेंट कर रहे हैं। एक बिल है इनका 12,120 का जो कि 2018 में ड्यू हुआ है। ये देखो कोशिश कर रहे हैं आपको टाइम बार्ड वाले केस में फंसाने की, लेकिन तुम लोगों को पता है मैम आपने हमें पढ़ाया है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट जिसमें टाइम बार्ड डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो डेट डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिस्टर हरीश ने देखो कितने बिल, 3 बिल है। मिस्टर हरीश रोड पेमेंट ऑफ ₹3 बिल्स टू मिस्टर आशीष, ठीक है। 12,120 ये कौन से ईयर का है, 2018 का है, यानी ये टाइम बार्ड हो गया है। 5650 विच वॉज ड्यू ऑन अगस्त 2020, ओके। 9680 विच वॉज ड्यू इन मई 2021। मिस्टर हरीश मेड पेमेंट ऑन 1 अप्रैल 2022 एज बिलो विदाउट एनी नोटिस ऑफ हाउ टू अप्रोप्रिएट। यानी डेटर ना अप्रोप्रिएशन नहीं कर रहा है, डेटर कह रहा है कि मैं तो नहीं बताऊंगा तुम्हें, जिस भी बिल के अगेंस्ट में सेट ऑफ करवाना हो मिस्टर क्रेडिटर आप उस बिल के अगेंस्ट में सेट ऑफ करवा लो। अब एडवाइस अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि कौन से बिल के अगेंस्ट में करवाएं। अ चेक ऑफ 9680 और अ चेक ऑफ 15,000। तो मेरे पास अमाउंट कितने हैं, एक है हमारे पास 12,120, एक है हमारे पास
20, एक है 5650 और एक है 9680। देखो ये 9680 की चेक है, तो कहो तो मैं पूरा का पूरा ना अमाउंट ना 9680 के अगेंस्ट में सेट ऑफ करवा दूँ, ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। भाई अगर डेटर कुछ नहीं बता रहा है तो क्रेडिटर्स को अपना दिमाग यूज़ करना है, तो क्रेडिटर जी को क्या करना होगा, 9680 वाला जो बिल है वो सेट ऑफ करवा ले, क्योंकि 9680 की पहली चेक है। दूसरी चेक इन्होंने 15,000 की दे रखी है, तो मुझे लगता है 15,000 को ना हम 12,120 के रिस्पेक्ट में हमें सेट ऑफ करना चाहिए, क्योंकि जो सबसे पुराना डेट है हम उसको सबसे पहले सेट ऑफ करवाएंगे। दो चेक दे रखी है, 9680 को इसके अगेंस्ट में पूरा करवा देते हैं, एक खत्म ही हो जाएगा, और 15,000 को हम पुराने डेट के अगेंस्ट में सेट ऑफ करवाएंगे, और रिमेनिंग जो बचा वो यहाँ पे करवाएंगे। यही बात समझ में, और देखिए आंसर। If the performance consists of payment of money and there are several debt to be paid, the payment shall be appropriate as per the provision of 59, 60, 61 of the Indian Contract Act. The debtor has at a time of payment the right of appropriating the payment. आई बात समझ में? तो पहली चॉइस किसको मिलती है, डेटर को मिलती है। In default of debtor, creditor has option of election, and in default of either, the law will allow appropriation of debt. आई बात समझ में? तो पहले सबसे पहले किसको चॉइस मिलती है, डेटर को मिलती है, फिर किसको मिलती है, क्रेडिटर को मिलती है, फिर किसको मिलती है, लॉ को मिलती है। ठीक है ना यार? तो अगर डेटर ने बता दिया होता कि इन बिल के रिस्पेक्ट में करो, तो फिर उसी बिल के रिस्पेक्ट में करते। डेटर चुप है तो फिर क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा देंगे, और अगर क्रेडिटर भी चुप होता तो फिर लॉ कहता है सबसे पुराना डेट सबसे पहले करवाएंगे। In the present case, Mr. Harris had made two payments by way of two checks. One check was exactly the amount of the bill drawn. It would be understood, even though not specifically appropriate by Mr. Harris, that it will be against the bill exact amount. Hence, check of 9680 will be appropriated against bill of 9680, and which was due in May 2021. And check of 15,000 can be appropriated against any lawful debt which is due even though the same is time barred or not. आई बात समझ में? तो टाइम बार्ड है या नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। Hence, Mr. Assis can appropriate the same against the debt of 12,120 which was due in 2018 and balance again 5650 which was due in August 2020। ठीक है ना यार? तो वही सिंपल, बहुत सिंपल है ये। मेरे बुक में सेम एग्जाम्पल भी ऐसे पड़े हुए हैं, कई सारे मैंने केस स्टडी भी डाल रखे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा वो। आ जाओ, दो क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं ना, हम लोग मूव करते थर्ड क्वेश्चन पे। मिस्टर श्याम मुंद्रा वॉज अ बिग बिजनेस मैन हैविंग वन सन। ये क्वेश्चन भी एक बार ऑलरेडी आपको पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। Mr. Shyam Mundra was a big businessman having one son and one married daughter. He decided to gift his house to his daughter. बढ़िया, गिफ्ट करना एक विदाउट कंसिडरेशन या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करता है। गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करता है ना। For this purpose, he is called his lawyer at his house and made a written document for such gift. The lawyer advised him to get the transfer document properly registered. टू गेट द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रजिस्टर्ड। यस ऑफकोर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी में होता है कि आपको ना, जब तक आप डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न में नहीं लोगे, आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाओगे, तब तक वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाता है। एंड विदाउट कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारे बनते ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था टॉपिक कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में मैंने आप लोगों को बताया था जो कंसिडरेशन है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करता है ना। कंसिडरेशन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, कंसिडरेशन में मैंने आप लोगों को बताया था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट इसके एक्सेप्शन में मैंने आप लोगों को कुछ एक्सेप्शंस बताए थे, जिसमें मैंने गिफ्ट, टाइम बार, डेट, चैरिटी, एजेंसी, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ऐसे कुछ पॉइंट पढ़ाए थे, है ना। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये कुछ मैंने आप लोगों को पॉइंट पढ़ाए थे। इन पॉइंट में विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है ना। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, हाँ जी। तो ये तो एक तो गिफ्ट का केस बनता है। दूसरा, फादर अपनी डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे ट्रांसफर भी बन रहा है ये, है ना। एक बार फिर से देखो क्या है। Mr. Shyam Mundra was a big businessman having one son and one married daughter. He decided to gift his house to his daughter. For this purpose, he called his lawyer at his house and made a written document for such gift. The lawyer advised him to get the transfer document properly registered. When they both are
Then when they both were going for registration of document, they met with an accident and both died. Later, the daughter found a document and claimed the house on the basis of the document. Explain whether she can get the house as a gift under the Indian Contract Act. सुनो ध्यान से, देखो, गिफ्ट फादर ने डॉटर को गिफ्ट किया, तो गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये गिफ्ट बना नहीं क्योंकि अभी ट्रांसफर हुआ नहीं है। क्योंकि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसका रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है उन डॉक्यूमेंट्स का, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं फॉर्म होएगा। और हम इसमें लगाते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन का, कि एक फादर अपनी डॉटर को नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा था, तो यह सब वो कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर हम नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे किसी को कोई प्रॉपर्टी देते हैं या किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें ना 4 बातें होनी चाहिए। नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, नियर रिलेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होने चाहिए एंड रिटर्न होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सब कुछ था। एक फादर ने अपनी डॉटर को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन जब वो उनको रजिस्टर करवाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में लॉयर का और फादर का एक्सीडेंट हो गया। तो ये केस में वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्टर हुए ही नहीं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं तो डॉटर अगर वो प्रॉपर्टी को क्लेम करना चाहती है तो क्लेम कर नहीं सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब होएगा, जब एक्चुअल वो कॉन्ट्रैक्ट, वो पेपर रजिस्टर होंगे। जो पापा ने, फादर ने गिफ्ट डीड बनाई है, जब वो गिफ्ट डीड रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर होती तब तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता। लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने से पहले ही फादर की डेथ हो गई, ये केस में डॉटर उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकती है। Section 25 of Indian Contract Act 1872 provides that an agreement made without consideration is valid if it is expressed in writing and registered under the law for the time being in force for the registration of documents, and is made in account of natural love and affection and between the parties standing in near relation of each other. In other words, a written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation to each other is enforceable even without consideration. ठीक है ना, याद करो, बुक पे जाओ, कंसिडरेशन टॉपिक पे जाओ, उसके एक्सेप्शंस पे आओ, एक्सेप्शंस में आओगे, सबसे पहला टॉपिक ये लिख रखा है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर कोई पर्सन नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे किसी पर्सन को कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं। लेकिन इसमें 4 बातें होती हैं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशन, रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो रजिस्टर्ड, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में 3 बातें थी, पापा एंड बेटी का रिश्ता था, नेचुरल लव एंड अफेक्शन था, नियर रिलेशन था, रिटर्न था। लेकिन चौथा पॉइंट फुलफिल नहीं हो रहा है, रजिस्टर नहीं था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होएगा। इन द गिवन प्रॉब्लम, द ट्रांसफर ऑफ हाउस मेड बाय मिस्टर श्याम मुंद्रा ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज standing in near relation to each other is written but not registered, hence this transfer is not enforceable। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे पास, ये थर्ड का, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। मिस्टर मुकुंद wants to sell his car for this purpose he appoints Mr. Parth a minor। मैम ये कौन से टॉपिक से है, हम अपनी बुक खोल लें। बेटा ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तो माइनर का टॉपिक सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि माइनर कैन एंड माइनर कैन नॉट, माइनर क्या कर सकता है, माइनर क्या नहीं कर सकता है, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो आप जब उसमें जाओगे तो माइनर कैन डू, क्या माइनर कर सकता है, तो मैंने उसमें लिखा है ना, कि माइनर क्या क्या कर सकता है। अब ये क्वेश्चन में यहाँ पे पहले ही लाइन में इन्होंने मेंशन किया है कि मिस्टर मुकुंद वांट टू सेल हिज कार फॉर दिस पर्पस ही अपॉइंट्स मिस्टर पार्थ अ माइनर। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में ये समझो कि क्या एक माइनर एजेंट बन सकता है, क्योंकि इन्होंने मिस्टर मुकुंद ने मिस्टर पार्थ को अपना एजेंट बनाया है। तो देखो आप क्वेश्चन बुक में कि क्या मिस्टर मुकुंद किसी माइनर को अपना एजेंट बना सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यस ऑफ कोर्स एक माइनर को एजेंट बनाया जा सकता है, बट किसी भी केस में उसकी कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, है ना। याद आ रहा है आप लोगों को, बुक पे आ गए हो, देख पा रहे हो आप लोग। अब मैं पहले क्वेश्चन समझाऊंगी फिर प्रोविजन बताऊंगी। कोई मिस्टर मुकुंद है जो कोई उनके पास कोई कार है जो वो बेचना चाहते हैं। फॉर दिस पर्पस
He appoints Mr. Parth, a minor, as his agent. Mr. Mukund instructs Mr. Parth that car should not be sold at a price less than rupees 2 lakh. देख भाई मिस्टर पार्ट, इसे मिस्टर नहीं कहेंगे मास्टर कहेंगे ना, देख भाई मास्टर पार्ट, ये कार ना तेरे को बेचनी है, लेकिन ये कार को ना तू 2 लाख के बिलो मत बेचना। ये बात मुकुंद ने अपने एजेंट मास्टर पार्थ से कही। मास्टर पार्थ इग्नोर दिस इंस्ट्रक्शन of Mr. Mukund and sells the car to Mr. Naman for rupees 1,50,000। ओ, जो नालायक पार्थ था उसने क्या किया, उसने कार को, जबकि प्रिंसिपल ने बोला था कि कार को 2 लाख की बिलो मत बेचना, लेकिन जो मास्टर पार्थ थे वो नालायक निकल गया, पाजी है वो तुम लोगों की तरीके से, और उसने क्या किया, कार को 2 लाख की बजाय ना 1.5 लाख में बेच दिया। अब क्या करें, देखते क्या पूछा है। Explain the legal position of contract under the Indian Contract Act 1872. Whether Mr. Mukund can recover the loss of rupees 50,000 from master part। नहीं, माइनर को एजेंट तो बना सकते हो, लेकिन माइनर के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं करवा सकते। तो माइनर को एजेंट बनाया तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था कि कल को अगर इसने कोई गड़बड़ कर दी तो हम इससे कोई भी अमाउंट वसूल नहीं पाएंगे। मिस्टर मास्टर पार्थ ने कार की वैल्यू जो 2 लाख थी, 2 लाख के ऊपर बेचना था, उसके बिलो नहीं बेचना था, इसने 1.5 लाख में बेच दी। तो जो 50,000 का नुकसान हो गया मिस्टर मुकुंद को, वो मास्टर पार्थ से वो रिकवर नहीं कर सकता। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर है मिस्टर मुकुंद कैन रिकवर द लॉस फ्रॉम मिस्टर पार्थ, नो, माइनर से आप कोई भी लाइबिलिटी रिकवर नहीं कर सकते, है ना। एंड मिस्टर मुकुंद कैन रिकवर हिज कार फ्रॉम मिस्टर नमन, नहीं, एक पार्थ ने अगर ये कार मिस्टर नमन को बेची है तो इसने तुम्हारे भाई एजेंसी का कॉन्सेप्ट लगता है ना, एजेंट ने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेचा है। याद करो नामो डेट कुड नॉट हैबिट के एक्सेप्शन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर मर्केंटाइल एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई भी गुड्स ट्रांसफर करता है किसी भी थर्ड पार्टी को, और इस पार्टी ने इसको गुड्स फेथ में परचेज कर लिया है, फॉर कंसिडरेशन परचेज कर लिया है, तो यस ऑफकोर्स इसको वैलिड टाइटल मिल जाता है। तो मिस्टर मुकुंद मिस्टर नमन से वो कार रिकवर नहीं कर सकते। आई बात समझ में, देखिए कौन According to the provision of Section 11 of the Indian Contract Act 1872, a minor is disqualified from contracting. A contract with minor is void ab initio, but minor can act as an agent. बता रखा था मैंने आप लोगों को, but he will not be liable to his principal for his act. ठीक है। In the instant case, Mr. Mukund appoints Mr. Parth, a minor, as his agent to sell his car. Mr. Mukund clearly instructs Mr. Parth that the minimum sale price of the car should be 2 lakh. Yet Mr. Parth sold the car to Mr. Naman for rupees 1,50,000. Considering the fact, although the contract between Mr. Mukund and Mr. Parth is valid, and Mr. Parth will not be liable to his principal for his act, hence Mr. Mukund cannot recover the loss of rupees 50,000, क्योंकि वो माइनर है और माइनर की लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है। Further, Mr. Naman purchased the car from the agent of Mr. Mukund. He got good title, and hence Mr. Mukund cannot recover the car from Mr. Naman. आई कहानी समझ ली। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं, फोर्थ क्वेश्चन था ना, फिफ्थ क्वेश्चन था। Mukesh is running a grocery store in Delhi. He sells his grocery business including goodwill worth rupees 1 lakh to Rohit for a sum of rupees 5 lakh. ठीक है। After the sale of goodwill, Rohit made an agreement with Mr. Mukesh, मतलब बायर ने सेलर से एक एग्रीमेंट किया। एज पर द एग्रीमेंट मुकेश कैन नॉट ओपन अनदर ग्रोसरी स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस इन द होल ऑफ इंडिया, बाप रे बाप, फॉर नेक्स्ट 10 years. However, Mr. Mukesh opens another store in the city 2 months later. What are the rights available with Rohit regarding the restrictions imposed on Mukesh with reference to the Indian Contract Act? सुन भाई ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 16 हमें ये पावर देती है कि कोई भी हम ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन हम ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो राइट टू ट्रेड ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, पहली बात, राइट टू ट्रेड ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। हाँ जी मैम। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी भी पर्सन को बिजनेस करने से रोकना,
ये आर्गुमेंट होते हैं वॉइड, है ना। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, जिसमें मैंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट पढ़ाया था, मैंने गुडविल का केस पढ़ाया था। और ये जो केस बनता है ये किसका बनता है, ये गुडविल का केस बनता है। हाँ, गुडविल, हाँ। यहाँ पे मिस्टर मिस्टर सेलर ने यहाँ पे मिस्टर सेलर ने मिस्टर बायर को ना गुडविल भेज दी। तो जो ग्रोसरी स्टोर मिस्टर सेलर ने मिस्टर बायर को भेजा, ये सब कोर्स मिस्टर बायर के पास राइट है कि मिस्टर सेलर को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बट याद करो, जो मैंने रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे देखो प्रोविजन में पढ़ो जाके, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल का मतलब अब तुम ये कहोगे पूरी इंडिया में तुम ये नहीं करोगे, 10 सालों के लिए नहीं करोगे। अरे वो आदमी को करना ही वही आता है तो वो तो भूखा मर जाएगा, उसके पापी पेट पे लात पड़ गई, ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे प्लीज देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पे देखो मिस्टर सेलर ने जब मिस्टर बायर को गुडविल बेची, तो मिस्टर बायर रिस्ट्रिक्ट तो कर सकते हैं, मिस्टर बायर रिस्ट्रिक्ट तो कर सकते हैं कि तुम कोई दूसरा स्टोर नहीं खोलोगे, बट एक पर्टिकुलर एक लोकल लिमिट में नहीं खोलोगे या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं खोलोगे। अब ऐसा थोड़ा ना है कि तुमने 10 साल के लिए पूरे इंडिया में नहीं खोलना है, तो ये बड़ी रिस्ट्रिक्शन बन जाएगी, तो ये रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी मिस्टर बायर ने अगर गुडविल परचेज करी है तो मिस्टर बायर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं मिस्टर सेलर को कि ये काम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं करोगे या एक पर्टिकुलर लिमिट में नहीं करोगे, यस। लेकिन वो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। और यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है ना, वो मुझे तो सही नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है ना, ये कह रहे हैं कि ग्रोसरी स्टोर पूरे इंडिया में 10 सालों के लिए नहीं खोलोगे। अरे वो आदमी का टैलेंट ही वही है, भूखा मर जाएगा वो आदमी। तो ये केस में ना मिस्टर जो बायर है ना, वो रिस्ट्रिक्शन रिजनेबल नहीं लगा रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा। आ जाओ। According to Section 27 of the Indian Contract Act 1872, any agreement that restrains a person from carrying on a lawful trade, profession or business is void। मैंने आप लोगों को बताया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 हमें ये राइट देती है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(g हमें राइट देती है, राइट टू ट्रेड। ये हमारा फंडामेंटल राइट है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो फिर अगर ऐसे आर्गुमेंट किए तो ये वॉइड हो जाएंगे। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ाए थे। However, there are certain exceptions to this rule. One of the statutory exceptions includes sale of goodwill, partnership agreement, service contract. ऐसा पढ़ाया था मैंने। The restraint as to sale of goodwill would be valid restraint provided where the restraint is refrained from carrying on similar business. The restraint should be within specified local limits. तो क्या कहते हैं, जो restraint है वो क्या होना चाहिए, restraint is refrained from carrying on similar business कर सकते हैं। आप रिस्ट्रेन कर सकते हो कि लोकल लिमिट में बिजनेस नहीं करोगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं करोगे। द रिस्ट्रेन शुड बी नॉट टू कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस आफ्टर सेल ऑफ गुडविल टू द बायर फॉर अ प्राइस। द रिस्ट्रेन शुड बी रिजनेबल and reasonableness of restriction will depend upon the number of factors as considered by the court. In the given case, Mukesh has sold a goodwill and there is a restraint for not carrying on the same business of grocery store. However, the restriction imposed on Mr. Mukesh is unreasonable as he cannot carry similar business in the whole of India for next year. The restriction of restraint of similar kind of trade should be reasonable to make it a valid agreement. And Rohit cannot take any legal action against Mukesh as the restriction is unreasonable. आई बात समझ में? जो रिस्ट्रिक्शन थी वो अनरिजनेबल थी, जिसके बेसिस पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, P left his P left his carriage on D's premises. P left his carriage on D's premises. Landlord of D seized the carriage against the rent due from D. P paid the rent and got the carriage released. Can P recover the amount from D? याद करो quasi contract। मैंने ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों को करवाया था, quasi contract याद आ रहा है? quasi contract में मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि किसी भी पर्सन का अगर किसी पेमेंट में इंटरेस्ट है और उसने वो पेमेंट रिलीज कर दिया है, तो यार देखो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था। मैंने कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में आपको कई सारे केसेस बताए थे। केस नंबर 3 मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि किसी भी पर्सन की कोई ऑब्लिगेटरी पेमेंट है और किसी और पर्सन रिलीज़ कर दी है, तो उसको वो पेमेंट उस पर्सन को रिलीज़ करनी पड़ेगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक मिस्टर एक्स है, ये उनका घर है, इस घर के एक फ्लोर पे उनके टेनेंट रहते हैं और
और इस फ्लोर पे मिस्टर एक्स खुद रहता है और ये उनके टेनेंट रह रहे हैं। अब मिस्टर एक्स ना घूमने के लिए आउटसाइड इंडिया चला गया और इस घर का ना हाउस टैक्स बकाया था, हाउस टैक्स बकाया था 50,000 का अमाउंट था। एक दिन नगर निगम वाले आते हैं और बोलते हैं कि इस घर का हाउस टैक्स पे करो, अदरवाइज इस घर की पानी और बिजली काट देंगे। तो मिस्टर जो टेनेंट थे, ये टेनेंट एक्स को फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्स का फ़ोन नहीं लगता है, एक्स से बात नहीं होती है। नगर निगम वाले कह रहे हैं कि आपने जैसे पैसा नहीं जमा करवाया तो हम तो भाई बिजली काट देंगे, आपकी पानी काट देंगे। इसमें ना परेशानी किसको होने वाली है, टेनेंट को परेशानी होने वाली है। तो टेनेंट ने क्या किया, मिस्टर एक्स के ब्याह पे हाउस टैक्स जमा कर दिया। अब एक बात बताओ, मिस्टर टेनेंट ने मिस्टर एक्स के ब्याह पे हाउस टैक्स जमा कर दिया, ये कौन सी पेमेंट है, ये ऑब्लिगेटरी पेमेंट है जो मिस्टर एक्स को करनी ही थी। और इस पेमेंट में किसका इंटरेस्ट है, मिस्टर टेनेंट का इंटरेस्ट है, टेनेंट का इंटरेस्ट है इसमें, और टेनेंट ने ये अमाउंट पे कर दिया। तो ये केस में मिस्टर एक्स की जिम्मेवारी बनती है कि वो टेनेंट को ये पैसा पे करे। सेम क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक मिस्टर पी है, एक मिस्टर पी है, उनका कोई गुड्स है और वो मिस्टर डी डी के घर पे भूल गए, मतलब डी का कोई रूम है, डी का कोई घर है, वहाँ भूल गए। और डी के जो लैंडलॉर्ड है, डी ने रेंट नहीं पे किया, डी ने रेंट नहीं पे किया। रेंट नॉट पेड बाय द डी। तो फिर ये केस में क्या हुआ, मिस्टर बी के कुछ गुड थे, ये इन्होंने डी की प्रेमिसेस में रख दिए, और डी की जो प्रेमिसेस थी वो रेंटेड थी, और मिस्टर डी ने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं पे किया। तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया, ये जो गुड्स थे इनको सीज कर दिया। अब मिस्टर पी को ये गुड्स चाहिए, तो मिस्टर बी ने लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दिया और अपने गुड रिलीज करवा लिए। अब एक बात बताओ, क्या ये जो पेमेंट मिस्टर पी ने ये जो पेमेंट कर रखी है डी को, क्या ये रिकवर कर सकते, मिस्टर पी ने मिस्टर डी के बिहाफ पे जो पेमेंट कर रखी है, क्या इस पेमेंट को रिकवर कर सकते हैं? द आंसर इज यस। मिस्टर डी को मिस्टर बी को ये पेमेंट करनी पड़ेगी अंडर द कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में? देखो इसमें कुछ बातें हैं, क्या बातें हैं कि एक तो ना ये जो पेमेंट है, ये जो रेंट है, ये ऑब्लिगेटरी होना चाहिए डी के लिए, तो ऑब्लिगेटरी है क्योंकि डी उसमें रह रहा है। दूसरा, पी ने उस रेंट को पे किया, पी का उसमें कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, तो इंटरेस्ट तो है, पी के गुड्स फंसे हुए हैं डी की प्रेमिसेस में, तो पी ने अपने गुड्स को छुड़ाने के लिए, रिलीज करवाने के लिए ये पेमेंट कर दी। दो बातें, एक तो ये लॉफुल पेमेंट होनी चाहिए, ऑब्लिगेटरी पेमेंट होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, ऑब्लिगेटरी होनी चाहिए, और साथ ही साथ पी का इस पेमेंट में इंटरेस्ट हो। ये तीन बातें फुलफिल होंगी तो यस ऑफ कोर्स मिस्टर डी मिस्टर पी को पेमेंट करेंगे। एक बार फिर से, पी लेफ्ट हिज कैरिज ऑन डीज प्रेमिसेस, लैंडलॉर्ड ऑफ डी सीज द कैरिज अगेंस्ट द रेंट ड्यू फ्रॉम डी, पी पेड द रेंट एंड गॉट हिज कैरिज रिलीज, कैन पी रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी? द आंसर इज यस। Section 69 of the Indian Contract Act 1872 states that a person who is entrusted in the payment of money which another person is bound by law to pay। देखो प्लीज क्या कह रहे हैं, कितनी काम की बात है, इंटरेस्ट होना चाहिए है ना, और ये पेमेंट क्या होना चाहिए, ऑब्लिगेटरी होना चाहिए, and who therefore pays it entitled to get reimbursed by the other। In the present case, Mr. D was lawfully bound to pay the rent and P was interested in the making the payment to D's landlord and his carriage was seized by him। Hence, being an interested party, P made the payment and recovered the same from the D। आई कहानी समझ में? तो यहाँ पे ना आपके इस बार मई 2023 के आरटीपी में ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड 6 क्वेश्चन थे। तो मैंने आज की अभी की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, बेटा बाद में मैंने यह आरटीपी में ना आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ना 6 क्वेश्चंस कवर करवा दिया ना। इसके बाद जस्ट तुरंत दूसरी वीडियो आ रही है, उसमें मैं आप लोगों को कराऊंगी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन, ठीक है ना यार? तो आज की ये वाली छोटी सी वीडियो है, इसको फटाफट देख लेंगे एग्जाम में जाने से पहले, हो सकता है कि आरटीपी की क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट हो जाए आपके एग्जाम में, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट।